मुझे नेक्स्ट टॉपिक मैंने शुरू करना है CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, क्लियर? द नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर इज CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो बच्चों जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसके क्या ड्रॉबैक थे कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है कुड नॉट एक्सप्लेन द मैग्नेटिक बिहेवियर ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं करती मैग्नेटिक बिहेवियर को। ठीक है, फर्स्ट ड्रॉबैक कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन मैग्नेटिक बिहेवियर ब्रीफली मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं करती। एंड सेकंड ड्रॉबैक क्या है, वीपीटी थ्योरी इज बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ असम्पशंस बहुत ज़्यादा हैं उसमें। ठीक है, इट इज बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ असम्पशंस। एंड थर्ड ड्रॉबैक इज कि वीपीटी थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ वीक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, कि जो वीक फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कैसे काम करता है, कैसे इलेक्ट्रॉन पेयर अप होके वो इनर डी ऑर्बिटल यूज होता है, क्यों आउटर डी ऑर्बिटल यूज करते हैं, इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, इसके बाद में ये थ्योरी आई थी CFT थ्योरी। ठीक है, क्लियर? एंड रिमेंबर अकॉर्डिंग टू CFT थ्योरी लिगेंड बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज। जो लिगेंड है मतलब वो किस तरह बिहेव करते हैं, पॉइंट चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं। ऐसे हमने वीपीटी थ्योरी में बोला था कि जो लिगेंड और मेटल के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो अगर लिगेंड पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा तो यहाँ पे कौन सा फोर्स काम करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है यहाँ। ठीक है, तो ये याद रखना है बच्चे कि अकॉर्डिंग टू CFT थ्योरी लिगेंड बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा फोर्स काम कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अब ये पूरा जो कंसेप्ट है CFT क्रिस्टल फील्ड, ये बेस्ड है कि नॉर्मली जो D के ऑर्बिट, D के कितने ऑर्बिट होते हैं बच्चे, 5 ऑर्बिट है, dx² dx² माइनस y dx² dz²। ठीक है, dx² माइनस y²। ठीक है, 5 ऑर्बिट है, x y y z zx x² माइनस y² एंड z²। ठीक है, 5 ऑर्बिट है इसकी। ठीक है, क्लियर? और पांचों ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो जिन ऑर्बिटल की एनर्जी सेम उनको क्या कहते हैं भाई, ऑर्बिट जिनकी एनर्जी सेम है दे कंसीडर एज डीजेनरेट ऑर्बिटल। ठीक है, आगे बात समझ में, जिन ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, सेम है, वो क्या कहलाते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल। ठीक है, अब होता क्या है कि व्हेन लिगेंड अप्रोचेस टू सेंट्रल एटम, जब लिगेंड जो सेंटर एटम है जिसके पास D ब्लॉक है, किसके कांटेक्ट में आएगा, लिगेंड के कांटेक्ट में आएगा, तो D ऑर्बिटल जो है स्प्लिट कर जाते हैं, स्प्लिटिंग होती है D ऑर्बिटल। ठीक है, किस तरह स्प्लिट करते हैं, जो 3 ऑर्बिट है इसके D x y y z देन z x, वो लोअर एनर्जी लेवल पे जाएंगे, एंड x² माइनस y² एंड z² वो अपर एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं, यानी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और इसको ही हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, यानी जो D ऑर्बिटल है व्हेन इट इज इन कांटेक्ट विद लिगेंड देन इट विल स्प्लिट कर जाता है। ठीक है, क्लियर? एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, क्लियर? यानी स्प्लिट होके एनर्जी क्या हो गई उसकी, डिफरेंट, मतलब लोअर एनर्जी एंड हायर एनर्जी। इसका रीजन क्या होता है बच्चे, कि जो ऑर्बिट हैं, जो 3 और 2 ऑर्बिट यानी dx y y z zx, ये तीनों ऑर्बिट जो है ना लिगेंड को अप्रोच करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे रिपेल करना शुरू करेगा लिगेंड उसको। ठीक है, जिन 3 ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन रिपेल नहीं करता या जो एक सिमेट्री में वो लोअर एनर्जी लेवल पे जाएंगे, और जो ज़्यादा रिपल्शन फील करते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, हायर एनर्जी लेवल में। ठीक है, जो ऑर्बिट हैं वो लिगेंड उनको रिपेल करता है, क्योंकि हमने क्या बोला अभी कि कौन सा फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और रिपल्शन, इसका क्या रिपेल करना शुरू कर देते हैं ऑर्बिट जो है लिगेंड। ठीक है, क्लियर? यानी जो लिगेंड जो है बिल्कुल कह सकते हैं एक दूसरे के एक लाइन में वो क्या करेंगे, ज़्यादा रिपेल करेंगे, वो 2 ऑर्बिट x² माइनस y² z² ऊपर वाली एनर्जी लेवल पे चला जाएगा, और 3 जो है वो नीचे ये लेवल पे चले जाते हैं, इसका कि 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो दिस कंसेप्ट इज नोन एज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, क्लियर? तो इसमें कुछ टर्म्स है बच्चे, पहले तो वो ध्यान रखना, और स्प्लिटिंग कैसे होती है, क्योंकि आपको ना स्प्लिटिंग ड्रॉ करने के लिए आएगी।
ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो स्प्लिटिंग के लिए कुछ अलग टर्म्स यूज होंगे, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो अलग टर्म्स यूज होंगे, ठीक है। क्लियर? जैसे स्प्लिटिंग किस तरह होती है, पहले आपने इस तरह से ड्रॉ करना है 5 जो डीजेनरेट ऑर्बिटल है, ये 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल है इसके, ठीक है, डी के, डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, 5 ऑर्बिटल होते हैं। अभी तक आपने 5 ऑर्बिटल ड्रॉ किए थे ना, ठीक है। अब जब ये लिगेंड के कांटेक्ट में आएंगे, इनको क्या कहेंगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल, ठीक है। क्यों कहते हैं इनको डीजेनरेट ऑर्बिटल, क्योंकि इनकी एनर्जी क्या है, सेम, ठीक है। जब ये लिगेंड के कांटेक्ट में आएंगे, अपने आप को क्या करते हैं, ये रीअरेंज करेंगे और इस तरह से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। और ये कंसेप्ट ही क्या कहलाता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है। क्लियर? ओके। और बच्चे यहाँ पे जो 3 ऑर्बिट हैं वो नीचे होंगे इस तरह से, 1 2 3, ठीक है, ये नीचे होंगे और 2 जो है ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। ये 2 कौन से ऊपर जाएंगे, जो ज्यादा रिपल्शन फील कर रहे हैं, जो कम रिपल्शन फील करेंगे वो कहाँ होंगे, लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है। क्यों स्प्लिट कर रहे हैं, रीजन पता लग रहा है, क्योंकि रिपेल किससे हो रहे हैं, लिगेंड से रिपेल्ड हो रहे हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि ऑर्बिट किस तरह अलाइंड है, ठीक है। क्लियर? किस पोजीशन पे है, जिस पोजीशन में कम रिपल्शन फील कर रहा है वो ये 3 ऑर्बिट है, वो नीचे रहेंगे लोअर एनर्जी लेवल पे। और लोअर एनर्जी लेवल को नाम हम देते हैं, इसका नाम है T2G, ये टर्म है बच्चे, ये इनऑर्गेनिक टर्म है, ठीक है। एक्चुअली इसका मतलब होता है T से G, ठीक है। ये ऑर्बिट के नाम होते हैं T से G, ठीक है। इसको कहते हैं T2G लेवल, इसको ऐसे लिखोगे, ठीक है। और जो ऊपर वाला लेवल है इसको कहते हैं EG, उसका भी सेम मीनिंग है E2G, ठीक है। क्लियर? और जो डिफरेंस है एनर्जी का उसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा से। व्हाट इज डेल्टा? इट इज अ एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द 2 लेवल। और यहाँ पे हम O यूज करेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, ठीक है। अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो वहाँ T यूज होगा, ठीक है। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, उसके लिए मैंने क्या यूज किया, O। क्लियर? अब बच्चे जो एनर्जी का डिफरेंस होता है यहाँ पे वो डिपेंड करेगा कि जो लिगेंड है स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड, ठीक है। क्लियर? अगर वीक फील्ड लिगेंड है, जैसे वाटर हुआ, ठीक है, क्लोरीन, फ्लोरीन, तो एनर्जी गैप क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो ये एनर्जी गैप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो एनर्जी गैप क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। इन द केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड ये एनर्जी गैप क्या हो जाएगा, कम। अब मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। सपोज आयरन है, ठीक है, Fe2 पॉजिटिव, ठीक है। Fe2 पॉजिटिव का मतलब आयरन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, Fe2 पॉजिटिव का मतलब D में 6 रहेंगे और S से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। कभी ना मैंने मना किया 24 नहीं गिरना, ठीक है। 2 पॉजिटिव का मतलब S से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो D में कितने बचेंगे, 6 बचेंगे ना। तो इसके पास मान लो 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 6 इलेक्ट्रॉन है आयरन के पास, S से 2 चले गए इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। अब ये मैंने जो एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ किया है, ये ड्रॉ किया है मैंने वीक फील्ड लिगेंड के लिए, जहां एनर्जी गैप क्या है, कम है, ठीक है। अगर एनर्जी गैप कम है तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से फिल होंगे बच्चे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्लियर? यानी पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, जो बचेगा वो पेयर अप होगा, क्योंकि एनर्जी गैप क्या है, कम, तो पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। क्लियर है? ठीक है, ओके। अब यही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो क्या होता है, एनर्जी गैप ज्यादा होगा, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो एनर्जी गैप क्या होगा भाई, ज्यादा। और उस केस में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से फिल होंगे, पहले सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, नीचे, एक भी इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा। हमें आगे बात, स्ट्रॉन्ग फील्ड क्योंकि एनर्जी गैप ज्यादा है, ठीक है, ऊपर जाने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल हो जाएंगे, नीचे, जो बचेगा इलेक्ट्रॉन वो ऊपर जाएगा, ठीक है। क्लियर? और दिस इज द कंसेप्ट ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। ये एनर्जी गैप ज्यादा होने करके जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो सारे पेयर अप हो जाते हैं नीचे, ऊपर वाले एनर्जी लेवल पे नहीं जाएंगे, ठीक है। और जो वीक फील्ड लिगेंड है जिनमें एनर्जी गैप कम है तो पहले सिंगल फिल होंगे, फिर पेयर अप होंगे, ठीक है। क्लियर? और जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है कलर क्यों शो करते हैं, ड्यू टू डी ट्रांजिशन, इसे कहते हैं डी ट्रांजिशन, ठीक है। लोअर डी ऑर्बिटल टू हायर डी ऑर्बिटल, इसे कहते हैं डी ट्रांजिशन,
तो याद रखना कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कलर शो करेगा उसका रीजन क्या है, डी डी ट्रांजिशन। आगे बात समझ में, ठीक है। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कलर शो कर रहा है उसका रीजन क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाता है, हाई एनर्जी लेवल। कैसे जाएगा बच्चे, अब्सॉर्ब करेगा रेडिएशन, ठीक है, क्लियर, ओके। और फिर जो रेडिएशन इमिट करता है उस कलर का कंपाउंड आपको दिखाई देगा। और इसमें भी याद रखना जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं वो हायर वेवलेंथ की एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं, इमिट लोअर वेवलेंथ की एनर्जी करेंगे, ठीक है। ऐसे अगर कोई कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रेड कलर को, क्योंकि रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, पता है ना आपको, तो जो वीक फील्ड लिगेंड है जैसे वाटर है वो रेड वेवलेंथ अब्सॉर्ब करेगा पर दिखेगा रेड नहीं। उसका रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है भाई, ग्रीन, दिखाई ग्रीन देगा, ठीक है, क्लियर। मैं आपको बताऊंगी, आपको यहाँ वेन डायग्राम मैंने आई थी बताया भी है आपको, उसमें बताया है ना, बताया था बच्चे कि रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है, वो दिखाई देगा आपको। और मैंने वेवलेंथ रेंज भी बताई हुई है आपको, ठीक है। आगे बात समझ में। और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है लाइक कार्बोनिल है, अमोनिया, वो कम वेवलेंथ की लाइट अब्सॉर्ब करेगा, ठीक है। और सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, वायलेट ब्लू, इस रेंज की कम होती है लाइट, यानी वायलेट और ब्लू कलर अब्सॉर्ब करेगा पर दिखेगा जो कलर इमिट कर रहा है वो दिखाई देगा, ठीक है। आगे बात समझ में। तो याद रखना बच्चे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों कलर दिखाई देता है, रीजन इज ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन, ठीक है। और ये याद रखना बच्चे डी ऑर्बिटल पूरी तरह से वेकेंट है और पूरी तरह से फिल्ड है तो कंपाउंड क्या होगा, अगर मान लो डी ऑर्बिटल पूरी तरह से फिल है कलरलेस हो जाएगा क्योंकि ट्रांजिशन होगा ही नहीं। अगर आपका डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड है या वेकेंट है तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, कलरलेस। जैसे स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, D1S2 कॉन्फ़िगरेशन है, ऐसे याद होनी चाहिए भाई। मुझे बताया ना स्कैंडियम 3 पॉजिटिव का मतलब D2S1, 3 पॉजिटिव का मतलब ऐसे भी इलेक्ट्रॉन चले गए डी से, डी खाली हो गया, डी खाली है तो स्कैंडियम कलरलेस है क्योंकि वहाँ डी ट्रांजिशन होगा ही नहीं, ठीक है। स्कैंडियम 3 पॉजिटिव में ट्रांजिशन होगा ही क्योंकि वेकेंट है दोनों, समझ में आ गई बात, क्लियर। तो ये जो स्प्लिटिंग पैटर्न मैंने ड्रॉ किया है किसके लिए ड्रॉ किया है, फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, मींस इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, इट इज फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और ये ड्रॉ करने के लिए आएगा आपको एग्जाम में, ड्रॉ करने के लिए आता है, मैं बता दूं आपको, ठीक है। अच्छा एक और चीज याद रखनी है कि अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो जो डेल्टा नॉट है इज लेस देन पेयरिंग, ये याद रखना, ये वीक फील्ड लिगेंड के लिए, यानी एनर्जी जो है पेयरिंग से क्या होगी, कम होगी, ठीक है, क्लियर। ये क्या है, एनर्जी डिफरेंस है फॉर वीक फील्ड लिगेंड, एनर्जी डिफरेंस इज लेस देन पेयरिंग, ये किसके लिए है, फॉर वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। एंड फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी इज ग्रेटर देन पेयरिंग, ठीक है। और मैं बता दूं इससे फाइनल एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि इफ delta naught is less than pairing, so write down splitting pattern for D4 configuration in octahedral complex, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, क्लियर। if energy difference is less than pairing, ठीक है, so write down या draw that octahedral splitting for D4 configuration. Can you draw D4 configuration splitting for octahedral complex if delta naught is less than pairing? If delta naught is less than pairing, then draw octahedral splitting for D4 configuration, ठीक है। इसका मतलब डेल्टा नॉट लेस देन पेयरिंग का मतलब क्या है, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, सॉरी कौन सा लिगेंड होगा, वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। तो जहां मैंने 6 इलेक्ट्रॉन फिल किए वहां कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और वीक फील्ड लिगेंड है तो उसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे बच्चे, 1 2 3 4 सिंगल सिंगल फिल होंगे, ठीक है, यानी 3 लोअर एनर्जी लेवल पर और एक ऊपर होंगे, इस तरह से फिल होंगे। और ऐसे ड्रॉ करने के लिए आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। आगे बात समझ में, ये क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आया हुआ है बच्चे, इफ डेल्टा नॉट इज लेस देन पेयरिंग, ठीक है, ड्रॉ स्प्लिटिंग पैटर्न फॉर D4, ओके, फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्लियर है। ये ड्रॉ करने के लिए आपको आ सकता है, ठीक है। और ये जो मैंने स्प्लिटिंग पैटर्न ड्रॉ किया है
ये किसके लिए ड्रॉ किया है? फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, ये स्प्लिटिंग ड्रॉ करने के लिए आपको आएगी एग्जाम में। ठीक है, ये डीजनरेट लेवल है, जैसे ही लिगेंड के कांटेक्ट में आएगा ये डिवाइड हो जाएगा दो लेवल, T2G और EG। ठीक है, क्लियर? T2G 3 ऑर्बिटल होंगे, dxy yz dx², ठीक है, सॉरी dzx, एंड ऊपर क्या आएगा? dx² - y² एंड dz², ये ऊपर होगा। ठीक है भाई, क्लियर? और अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए ड्रॉ करना है तो क्या डिफरेंस होता है उसमें? स्प्लिटिंग एनर्जी लेवल या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैटर्न फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ठीक है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो कैसा पैटर्न बनेगा उसका? उसमें उल्टा हो जाता है, E नीचे और T2 ऊपर होता है। इसमें G वर्ड नहीं यूज होता है, मैं ये बता दूं आपको। ठीक है, क्लियर? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए मैं ड्रॉ कर देती हूँ बच्चे, स्प्लिटिंग पैटर्न फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ठीक है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, उसमें फर्क क्या आएगा बच्चे? यहाँ पे फर्क आएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे कौन सा लेवल होगा? E लेवल होगा। G नहीं लगता उसमें। G क्यों नहीं लगता है बताती हूँ। E के साथ G नहीं लगता। ठीक है, और यहाँ पे T2 लेवल होगा, G नहीं लगेगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा? डेल्टा T रिप्रेजेंट टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये पैटर्न है किसके लिए? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, दिस इज द स्प्लिटिंग पैटर्न फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, E लगेगा, E नीचे होगा एंड T2 ऊपर होता है। ठीक है, क्लियर? ओके, अच्छा मैंने एनर्जी, ये इतना एनर्जी लेवल नहीं लिखा इसका ना, एनर्जी की वैल्यू 3/5 होती है E की, उसमें भी लिख लेना, यानी EG की 3/5, इसकी 2/5, ये लिख लेना बच्चे। ठीक है, एनर्जी लेवल होता है। ठीक है, हाँ दोनों से मतलब T2G लेवल का 2/5 होता है और EG का 3/5। ठीक है, क्लियर? इतने G क्यों नहीं लगता बच्चे? रीजन है कि इस जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना, उसका स्ट्रक्चर इस तरह से है कि लिगेंड को रिपेल कम से कम करते हैं। इसमें लिगेंड इस तरह अपने आप को अरेंज करते हैं कि लिगेंड और जो ऑर्बिटल के बीच कम से कम रिपल्शन। ठीक है, इस करके इसमें सेंटर ऑफ एक होता है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन। जो आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन बनता है, जिसके लिए G वर्ड यूज होता है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं होता। अब चाहो तो नोट में लिख लेना नीचे कि G यहाँ टर्म क्यों नहीं यूज हुआ है। ठीक है, उसका रीजन लिख लेना, बिकॉज इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स देयर इज नो सेंटर ऑफ इन्वर्जन। ठीक है, यहाँ G वर्ड क्यों नहीं यूज हुआ? बिकॉज इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स देयर इज नो सेंटर ऑफ इन्वर्जन। In tetrahedral complex there is no center of inversion. In tetrahedral complex there is no center of inversion. Okay? Clear है ये? बस आपने स्प्लिटिंग पैटर्न ड्रॉ करना है बच्चे। ठीक है, बस ये याद रखना कि अगर वीक फील्ड लिगेंड है, एनर्जी गैप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो सिंगल पहले फिल होंगे इलेक्ट्रॉन, फिर पेयर अप होते हैं। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, एनर्जी गैप ज्यादा होगा तो पहले इलेक्ट्रॉन सारे लोअर एनर्जी लेवल पे जाएंगे, जो बचेंगे इलेक्ट्रॉन वो हायर एनर्जी लेवल पे जाएंगे। ठीक है, क्लियर? एक और इसमें टॉपिक लिख लेना, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नोट डाउन, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, spectrochemical series. So note down, crystal field splitting delta, crystal field splitting, इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को, ब्रैकेट में डेल्टा लिख लेना। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लिगेंड्स। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लिगेंड। So ligand which cause very small degree of splitting, ligand which cause very small degree of splitting
ligands which cause very small degree of splitting, ligands which cause very small degree of splitting called weak field ligand. Ligands which cause very small degree of splitting called weak field ligand. Ligand which cause very small degree of splitting called weak field ligand. While those cause a large degree of splitting or large splitting, while those cause large splitting called strong field ligand. Are called strong field ligand. So arrangement according to delta or splitting pattern, is known as spectrochemical series. Arrangement according to delta or splitting pattern is known as spectrochemical series. ये मैं लिगेंड लिख दे रही हूँ, ये सारे वीक टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है. दीज आर लिगेंड इन सीरीज ऑफ वीक टू स्ट्रॉन्ग, ठीक है. ये जो लिगेंड यहाँ पे लिखे हुए हैं ये वीक टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है. ये सारे इधर से वीक फील्ड है, वीक टू स्ट्रॉन्ग. ये वीक से स्ट्रॉन्ग, ये वीक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिखे हुए हैं बच्चे कॉम्प्लेक्स, ठीक है. ऑक्सलेट OX, देन O2, इधर मैं नीचे लिख दे रही हूँ बच्चे H2O, ठीक है. NCS, EDTA, then PY pyridine, amine. वैसे ये सारा याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, केवल जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ज़्यादा वीक है वो याद कर लेने हैं बस, ठीक है. ज़्यादा सारा याद भी नहीं रहना ये, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग फील्ड है और ज़्यादा वीक फील्ड है वो याद रखने हैं आपको. ये जो इधर लिखे हैं ना ये सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, NO2CN और सॉरी कार्बोनिल, ये सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है. ये NO2 साइनाइड कार्बोनिल सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ये, ठीक है. यहाँ से ये सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और ये सबसे वीक है इधर, ठीक है. ये सबसे वीक लिगेंड है और ये सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है. ये सबसे वीक है, ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग ये NO2 साइनाइड कार्बोनिल, ठीक है. NO2, ठीक है. ये नाइट्राइट है, ठीक है, वो नाइट्रेट है NO3, ठीक है. क्लियर. दिस इज अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्प्लिटिंग पैटर्न. मतलब ये सबसे कम स्प्लिट करेगा d ऑर्बिटल को, सबसे ज़्यादा स्प्लिट ये करते हैं, ठीक है. मतलब ये सबसे कम, मतलब धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ज़्यादा स्प्लिट करेगा. एनर्जी गैप बढ़ाते हैं ये, ठीक है. एनर्जी गैप बढ़ता जाएगा, ठीक है. ये स्प्लिटिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग अरेंज किए हुए हैं, ठीक है. तो अगर जनरली इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आएगा ना बच्चे, स्प्लिटिंग ही आती है, ठीक है. हाँ, ड्रॉ करने के लिए आती है इससे इस टॉपिक. हाँ जी, ड्रॉ करने नहीं आता है, ड्रॉ करने ही क्वेश्चन आता है, ठीक है. क्लियर. स्प्लिटिंग पैटर्न ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ड्रॉ, जनरली ऑक्टाहेड्रल से क्वेश्चन आता है. या मैंने अभी क्वेश्चन जो दिया था D4 के लिए, आपने स्प्लिटिंग पैटर्न ड्रॉ करना है, ठीक है. तो याद रखना कि अगर डेल्टा नॉट लेस देन पेयरिंग है तो वीक फील्ड और हाई स्पिन है ये, ठीक है. इफ डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन पेयरिंग, O है, इसका मतलब क्या, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है. इससे पता लग जाएगा कौन सा कॉम्प्लेक्स है. ये O है बच्चे, O का मतलब तो इसमें लिखा नहीं होगा, ये भी याद रखना.
आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा D4 ऐसे लिखा होगा, उसमें कहीं लिखा होगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए ड्रॉ करना, आपको यहाँ से आइडेंटिफाई करना है। अगर O लिखा है तो ऑक्टाहेड्रल, समझ में आ गई बात? ठीक है, इससे पता लग जाएगा। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ, अगर ऐसे दिया हुआ है, इसका मतलब ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, या फिर T लिखा होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे T लिखा होगा। ठीक है, इससे आइडेंटिफाई होगा कि आपने जो स्प्लिटिंग पैटर्न ड्रॉ करना है वो ऑक्टा के लिए ड्रॉ करना है या टेट्रा के लिए ड्रॉ करना है। ठीक है, इससे पता लग जाना। ओके, ऑक्टाहेड्रल के लिए ये और टेट्राहेड्रल के लिए ये। हाँ सेम है बच्चे, वो बच्चे स्प्लिटिंग का पैटर्न तो सेम रहूगा ना, स्प्लिटिंग पैटर्न तो सेम रहना। जिन्हें वीक फील्ड है और कट स्प्लिट कर दे, मेरे स्ट्रॉन्ग फील्ड है ज़्यादा स्प्लिट कर दे। ठीक है, पैटर्न तो सेम रहना होता। ठीक है, आगे बात समझ में? ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। अच्छा याद रखना बच्चे, कभी भी आपको एग्जाम में पूछा है कि ये कंपाउंड कलर्ड है या कलरलेस है या मैग्नेटिक बिहेवियर, तो वीबीडी से ही बनाना। क्रिस्टल फील्ड अगर पूछेगा देन ये कंसेप्ट यूज़ करना। इससे भी मैं क्वेश्चन कैसे बनेंगे मैं कल बताऊंगी। कुछ नहीं करना आपने, अगर D6 है ना, तो आपने अगर वीक फील्ड है तो एनर्जी गैप क्या रखना है, कम रखना है, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो एनर्जी गैप ज़्यादा रखना है। बस इतना है, सेम वैसे ही बनना है। ठीक है, बस अगर वीक, जैसे साइनाइड है, साइनाइड किस तरह का एग्जाम्पल है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो एनर्जी गैप क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, उस अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फिल कर देने हैं आपको। ठीक है, और अगर वीक फील्ड है जैसे वाटर है तो क्या है, कम है, तो एनर्जी गैप कम होगा, फिर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे। ठीक है, सेम वही पैटर्न है जो वहाँ आपने, बस यहाँ ये क्लियर हो गया कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो वीक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड का स्प्लिटिंग पैटर्न अलग अलग है। एनर्जी गैप कौन ज़्यादा रखता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड। इस करके इलेक्ट्रॉन जो है पेयर अप होंगे। ठीक है, जो बचेगा वो ऊपर जाएगा। ठीक है, और वीक फील्ड में सिंगल फील्ड होती है। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को यूज करके हम कल एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, ओके। बाकी बच्चे लास्ट टॉपिक रह गया इस चैप्टर से, अब मेटल कार्बोनिल एंड एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, हाँ जी, खत्म है चैप्टर। किस तरह फोर्स काम करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, क्लियर? अच्छा, कुछ क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, वो नोट कर लेना बच्चे। पहला क्वेश्चन नोट कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से है वो नोट कर लेना कि G subscript is used for octahedral and square planar only. Why? G subscript used for octahedral and square planar complex only. G subscript used for octahedral and square planar complex only, not for tetrahedral. Why? G subscript used for octahedral and square planar complex only, not for tetrahedral. यानी टेट्राहेड्रल में जो हमने स्प्लिटिंग पैटर्न बनाया तो मैंने ये यूज किया ना भाई, स्प्लिटिंग पैटर्न में E यूज किया और P2 यूज किया। ठीक है, G सबस्क्रिप्ट नहीं यूज होता। ठीक है, यहाँ पे G सबस्क्रिप्ट जो है वो यूज नहीं होगा। तो क्यों नहीं यूज होता, उसका रीजन लिख लो, थ्रो डाउन द रीजन। बिकॉज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लेक सिमेट्री। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लेक सिमेट्री। ठीक है, लैक, हाँ, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लैक सिमेट्री, क्योंकि सिमेट्री नहीं है उसमें, इट लैक सिमेट्री। ठीक है, क्लियर? सिमेट्री नहीं है इसमें। ठीक है, ड्यू टू दिस इट विल, और G सबस्क्रिप्ट इज नॉट यूज फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्लियर? इसमें सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसका रीजन क्या है वैसे, कि जो d ऑर्बिटल और लिगेंड है उसकी पोजीशन किस तरह है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, क्लियर? सो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स डू नॉट कंटेन
प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती उसकी, ठीक है, ड्यू टू ओरिएंटेशन ऑफ लिगेंड एंड ऑर्बिटल्स जो डी ऑर्बिटल्स है, ठीक है। और एक और रिलेशन याद रखना होगी, ये रिलेशन से क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में मिल जाएंगे, ठीक है। जो रिलेशन बिटवीन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्रा जो स्प्लिटिंग पैटर्न है, ठीक है, तो स्प्लिटिंग एनर्जी का जो रिलेशन है बिटवीन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, सो स्प्लिटिंग पैटर्न स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा टी, ठीक है। इससे एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, कि अगर आपको टेट्राहेड्रल के लिए स्टेबलाइजेशन एनर्जी या डेल्टा नॉट दिया हो तो आप इसके लिए ऑक्टाहेड्रल के लिए निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, स्प्लिटिंग एनर्जी जो डिफरेंस है स्प्लिटिंग एनर्जी का, ठीक है, उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, डेल्टा ओ से, ठीक है। ओ फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा टी, ठीक है। टी किसके लिए स्प्लिटिंग एनर्जी है, फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो एमसीक्यू में कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि अगर आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए स्प्लिटिंग एनर्जी निकालनी हो तो अगर आपको डेल्टा टी दिया हो, ठीक है, तो आप क्या निकाल सकते हो, डेल्टा फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स यानी एनर्जी डिफरेंस फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अगर आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए एनर्जी डिफरेंस दिया हो तो आप किसके लिए कैलकुलेट कर सकते हो, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, ठीक है, क्लियर। और ये जो डिफरेंस है वो किसके बीच में, स्प्लिटिंग जब स्प्लिट करता है जो ऑर्बिटल है तो कितना एनर्जी डिफरेंस आता है बीच में, ठीक है, बिटवीन 3 एंड 2 ऑर्बिटल। ये कौन कौन से ऑर्बिटल है बच्चे, dx² - y² एंड z², ये हायर एनर्जी लेवल के, पर ये इन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स उसमें नॉर्मल होगा, ठीक है, यानी ये जो है लोअर एनर्जी लेवल नीचे होगा, ठीक है, और ये वाला ऊपर होता है उसमें, ठीक है भाई, क्लियर। तो स्प्लिटिंग पैटर्न आपको ड्रॉ करने के लिए आ सकते हैं, ठीक है, क्लियर। बाकी बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन जो इससे बनता है इस टॉपिक से, दैट इज कलर फॉर्मेशन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, की जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो कलर क्यों शो करते हैं, क्या रीजन है कलर शो करने का। इसका रीजन क्या है बच्चे, अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास तो ये क्या करेगा, एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा विजिबल रीजन में, और कहाँ चला जाएगा, एक्साइटेड लेवल पे। और याद रखना बच्चे, जो कलर ये अब्सॉर्ब कर रहा है आपको उसका कंप्लीमेंट्री कलर दिखाई देगा, ठीक है। अगर ये रेड कलर अब्सॉर्ब कर रहा है तो उसका कंप्लीमेंट्री कलर आपको दिखाई देगा, ठीक है, क्लियर। और कई बार ना वेवलेंथ रीजन दिया, मान लो आपको दिया हुआ है कि जो कॉम्प्लेक्स है इस रीजन में कलर अब्सॉर्ब कर रहा है 420 nm, ठीक है। 420 nm का मतलब ये कौन सी वेवलेंथ है, वायलेट की रेंज है बच्चे, ठीक है, आपको मैंने लिखवाया है वेवलेंथ रेंज, ठीक है। 400 to 440 तक, 440-50 तक वायलेट की रेंज है, ठीक है, ये वायलेट कलर है। तो अगर वायलेट कलर अब्सॉर्ब होगा उसका कंप्लीमेंट्री क्या है, मैंने आपको डायग्राम बनवाया था, ठीक है। वायलेट का कंप्लीमेंट्री क्या होता है, ब्लू नहीं होता बच्चे, वायलेट और ब्लू सेम हेड में है, ठीक है। वायलेट ब्लू उसका अपोजिट कंप्लीमेंट्री कलर येलो ऑरेंज उस शेड में दिखाई देगा आपको, ठीक है। रेड का कंप्लीमेंट्री ग्रीन होगा, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन बनते, ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन एक आया हुआ है पूरा, इससे आपको वेवलेंथ रेंज याद करनी पड़ेगी, ठीक है, कि जो वायलेट और जो ब्लू है उसका वेवलेंथ रेंज क्या है, रेड का क्या है, ठीक है। तो कुछ कंप्लीमेंट्री कलर जो आपकी बुक में भी दिए वो नोट कर लो, अगर ये कलर अब्सॉर्ब हो रहा है मैं वेवलेंथ रेंज भी लिखवा देती हूँ आपको, ठीक है, क्लियर। तो एक कॉलम बना लेना, वेवलेंथ लिख लेना, ठीक है, कॉलम बना के फर्स्ट कॉलम में वेवलेंथ, सेकंड कॉलम में लिख लेना कलर ऑफ लाइट अब्सॉर्ब, फर्स्ट कॉलम में लिख लेना वेवलेंथ इन nm, सेकेंड कॉलम में लिख लेना कलर ऑफ लाइट अब्सॉर्ब, फर्स्ट कॉलम वेवलेंथ ऑफ लाइट अब्सॉर्ब, सेकेंड कॉलम कलर ऑफ लाइट अब्सॉर्ब, एंड थर्ड कॉलम में लिख लेना कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, यानी आपको दिखाई क्या देगा, कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। सो कलर ऑफ वेवलेंथ अब्सॉर्ब, और सॉरी वेवलेंथ ऑफ लाइट अब्सॉर्ब, अगर वेवलेंथ 535 nm है, अगर लाइट इस वेवलेंथ में अब्सॉर्ब हो रही है 535 nm में है तो ये कलर कौन सा होगा, येलो कलर होगा, येलो कलर अब्सॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब अगर 535 nm की रेंज में तो कौन सा कलर अब्सॉर्ब हो रहा है,
येलो, और आपको जो कॉम्प्लेक्स है वो किस कलर का दिखाई देगा? वायलेट। ठीक है, वायलेट दिखाई देगा, यानी ये अब्जॉर्ब, ठीक है, और इंटाइटी का जो कलर होगा, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स का कलर इस कलर का होगा। ठीक है, यानी 535 अगर एनएम की रेंज में कलर अब्जॉर्ब हो रहा है तो येलो, आपको कॉम्प्लेक्स क्या दिखाई देगा? वायलेट। ठीक है, अगर 500 की रेंज में है, 500 एनएम, 500 एनएम, तो कलर क्या होगा? ब्लू ग्रीन। ठीक है, 500 एनएम ब्लू ग्रीन, और कॉम्प्लेक्स दिखाई किस कलर का देगा आपको? रेड। रेड दिखाई देगा, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स विल बी रेड, रेड कलर का कॉम्प्लेक्स दिखाई देगा। ठीक है, 475 एनएम, तो अब्जॉर्ब कलर क्या होगा? ब्लू। ठीक है, और आपको दिखाई किस कलर में देगा? ये येलो ऑरेंज शेड में दिखाई देगा, येलो ऑरेंज, अगर ठीक है, येलो ऑरेंज कलर का दिखाई देगा। ठीक है, एंड अगर 310 एनएम है, 310 एनएम, तो ये अब्सॉर्ब करेगा यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अब्सॉर्ब करेगा, यूवी रेडिएशन अब्सॉर्ब करेगा। ठीक है, क्लियर? इसका मतलब ये विजिबल रीजन नहीं है। ठीक है, इट्स नॉट अ विजिबल रीजन। उसका जो कलर आपको दिखाई देगा पेल येलो दिखाई देगा। ठीक है, इट अपीयर पेल येलो, पेल येलो, हल्का सा येलो दिखाई देगा, अपीयर, हाँ, पेल येलो। ठीक है, पेल येलो कलर, लाइट येलो, ठीक है, दिखाई देगा, वो नहीं है पेल येलो। 310, देन 600, अब ये डार्क रीजन में जाएगा। ठीक है, 600 का मतलब रेड। ठीक है, रेड। ठीक है, तो रेड का कॉम्प्लीमेंट्री ब्लू ग्रीन उस रीजन में दिखाई देगा, तो 600 की रीजन में अगर अब्सॉर्ब हो रहा है, ऐसे तो अगर और डार्क है तो फिर ग्रीन रीजन में, पर ये 600 के रीजन में आपको जो कलर दिखाई देगा वो ब्लू दिखाएगा। ठीक है, अगर 600 की वेवलेंथ अब्सॉर्ब कर रहा है तो कॉम्प्लेक्स किस कलर का होगा? ब्लू कलर का होगा। ठीक है, देन 498, ये फिर ब्लू हेड है, ये 498 ये ब्लू हेड है, वैसे ब्लू कलर है ये। ठीक है, क्लियर? ये आ जाएगा ब्लू और ग्रीन रेंज में आ जाएगा, ब्लू ग्रीन दो रेंज में होगा ये। ठीक है, इन बिटवीन ब्लू आपका जो कॉम्प्लेक्स है फिर किस कलर का दिखाएगा? ये दोनों मिक्स होके वायलेट कलर अपीयर होगा। ठीक है, ब्लू एंड ग्रीन वायलेट दिखाई देगा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो आपने बेसिकली इसको याद रखना है, आपको अब्सॉर्ब कलर नहीं याद रखना। अगर इस रीजन में 535 तो कॉम्प्लेक्स किस कलर का दिखाई देगा? वायलेट। ठीक है, देन अगर 500 एनएम है तो रेड। ठीक है, अगर 310 है तो पेल येलो, 600 है तो ब्लू, और 498 है तो वायलेट कलर का दिखाई देगा। ठीक है, क्लियर? आगे बात समझ में? ठीक है, क्लियर? एंड उसके बाद ये भी डिपेंड करेगा, अच्छा मैंने यहाँ आई, सॉरी भाई, आई ओ तक लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, आई ओ, ठीक है, VIOLAT आएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इसके बाद बच्चे ये भी डिपेंड करेगा कौन सा लिगेंड है। ठीक है, तो याद रखना अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो वो हायर वेवलेंथ की कलर को अब्सॉर्ब करता है। ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड हायर वेवलेंथ, लाइक रेड कलर अब्सॉर्ब करेगा। ठीक है, और जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट को अब्सॉर्ब करेगा। ठीक है, क्लियर? जो वीक लिगेंड है वो किसको अब्सॉर्ब करेगा? हायर वेवलेंथ की लाइट, लाइक रेड, ठीक है, ऑरेंज। ठीक है, और जो स्ट्रॉन्गर लिगेंड है वो शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट अब्सॉर्ब करेगा। ठीक है भाई, क्लियर? अच्छा, एक और चीज आपने याद रखना, जैसे आपने देखा होगा कुछ कंपाउंड है, लाइक कॉपर सल्फेट है, अगर उसमें वाटर हो तो कलरफुल दिखाई देता है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। अगर उसमें से वाटर निकल जाए तो वाइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिगेंड इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, क्योंकि लिगेंड एक पर्टिकुलर रीजन है, क्योंकि वाटर किस रेंज में आता है? वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, तो वीक फील्ड लिगेंड इसका मतलब हायर वेवलेंथ की लाइट को अब्सॉर्ब करेगा, पर दिखाई देगा वो। ठीक है, उसका जो कम्प्लीमेंट्री कलर है वो दिखाई देगा। ठीक है, आगे बात समझ में?
ठीक है। तो ये अगर आपको पूछा जाए कि इन दोनों के कलर में क्यों डिफरेंस, लाइक CaSO4 5H2 एंड CaSO4, इन दोनों के कलर में क्यों डिफरेंस है, तो यहाँ पे वाटर इज अ वीक फील्ड लिगेंड, ओके, दैट्स व्हाई इट विल अब्सॉर्ब कलर इन विजिबल रीजन, व्हाइल कॉपर सल्फेट डू नॉट कंटेन एनी लिगेंड, ठीक है, सो इट विल नॉट अब्सॉर्ब कलर इन विजिबल रीजन। तो यहाँ पे ये कलर अब्सॉर्ब नहीं करता विजिबल रीजन में, समझ में आ गई बात, ठीक है। जो क्रिस्टलाइन वाटर है उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, वैसे आपने कई ऐसे कंपाउंड देखे होंगे इसमें वाटर एज अ क्रिस्टल प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो वो क्यों कलर देता है, इसका रीजन क्या है, ये लिगेंड की तरह बिहेव कर रहे हैं, दे अब्सॉर्ब कलर इन विजिबल रीजन, ठीक है। और इसका एक और एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है, जैसे मान लो ये NiH2O6, ठीक है, ये वीक फील्ड लिगेंड है, आगे बात समझ में। तो ये हायर वेवलेंथ की लाइट अब्सॉर्ब करेगा, ठीक है, और अपना इसका कंप्लीमेंट्री कलर शो करेगा। अगर मैं यहाँ पे वाटर को EN से रिप्लेस करती जाऊँ तो EN क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है, तो ये धीरे धीरे उस रीजन में अब्सॉर्ब करेगा कलर, ठीक है, यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड को छोड़ के फिर वीक फील्ड की रीजन में या लोअर वेवलेंथ की कलर को अब्सॉर्ब करेगा, ठीक है। और अगर मैं सारा वाटर यहाँ से निकाल दूँ, केवल निकल रह जाए, तो निकल का कोई पर्टिकुलर कलर नहीं होगा, निकल में कलर क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर एज अ लिगेंड। अगर आप इसको EN से रिप्लेस कर दो, लाइक NiH2O5 एंड अगर EN आ गया, ये आ गया EN, ठीक है, इसका मतलब कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स का चेंज हो जाएगा, कि EN क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट अब्सॉर्ब करेगा, तो इसके कंपैरिजन इसका कलर चेंज हो जाएगा। ऐसे जो पहला कॉम्प्लेक्स है जहां वाटर एज ए लिगेंड है, उसका कलर कैसा होगा, ग्रीन होगा, क्योंकि कौन सा रेंज अब्सॉर्ब करेगा, रेड, और क्या दिखाई देगा, ग्रीन दिखाई देगा, रेड अब्सॉर्ब करेगा, बच्चे हायर वेवलेंथ अब्सॉर्ब करेगा ना भाई, वाटर इज अ वीक फील्ड लिगेंड, इट विल अब्सॉर्ब हायर वेवलेंथ, मींस रेड अब्सॉर्ब करेगा पर अपीयर क्या होगा, ग्रीन, ठीक है। बट व्हाट अबाउट दिस EN, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका कलर अब शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये लाइट ब्लू अपीयरेंस देता है, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, ठीक है, आगे बात समझ में। एंड फाइनली जब सारे वाटर को EN से रिप्लेस कर दो, तो फाइनली ये कौन सा कलर देगा, अगर मैं सारे वाटर को रिप्लेस कर दूं, यहाँ पे केवल EN आ जाए, तब ये कौन सा कलर देगा, अब ये शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट मींस ब्लू को अब्सॉर्ब करेगा और अपीयर क्या होगा, रेड होगा, समझ में आ गई बात। और ये क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में आया हुआ है, समझ में आ गई बात, ये क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में आया हुआ है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि लिगेंड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, क्लियर, ओके। और होता क्या है वैसे, जैसे मान लो मैंने स्प्लिटिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन किया कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है इन T2G लेवल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज EG, ठीक है। सो व्हाई इट विल शो कलर, बिकॉज ये क्या करेगा, विजुअल रीजन में कलर अब्सॉर्ब करेगा और कहाँ पहुंच जाएगा, एक्साइटेड लेवल में, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो वहां पे ये जिस रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर रहा है उसका कंप्लीमेंट्री कलर क्या करता है, इमिट करता है, और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, DD ट्रांजिशन, ओके। सो Y कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विल शो कलर ड्यू टू DD ट्रांजिशन, ठीक है, द रीजन इज DD ट्रांजिशन, ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम लोअर स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, यानी लोअर D स्टेट से कहाँ चले जाएंगे, हायर एनर्जी से, यानी T2G टू EG लेवल में चले जाएंगे फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, आगे बात समझ में। और याद रखना जब आप टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए स्प्लिटिंग पैटर्न ड्रॉ करोगे तो वहां पे G ग्रेडेड नहीं यूज होगा, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री, क्योंकि इनवर्ट हो जाती है कंफिगरेशन, ठीक है, आगे बात में। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सिमेट्री नहीं है, ठीक है, दैट्स व्हाई G ग्रेडेड वर्ड वहां यूज नहीं होगा, तो वहां पे आप नॉर्मल टर्म क्या यूज करेंगे, T एंड E, ठीक है। और रिलेशन जो है आपको टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को याद रखना, वो MCQ में इससे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि अगर टेट्राहेड्रल के लिए स्प्लिटिंग एनर्जी दी है इतनी, ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल के लिए कितनी होगी, ठीक है, तो उससे MCQ का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, क्लियर। सो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है क्यों कलर शो करते हैं,
ठीक है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ वीक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, मैग्नेटिक बिहेवियर को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया था इसमें, ठीक है, क्लियर। कुछ इसके लिमिटेशंस हैं, ठीक है, बट वो आपने नहीं पढ़ने, ठीक है, क्लियर। कुछ लिमिटेशन है, वो बाद में इसके लिए और थ्योरी आई थी, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, जो आपने पिछले साल 11 में पढ़ी, उससे एक्सप्लेन होता है, ठीक है, और एक एलएम थ्योरी है, उससे एक्सप्लेन होगा, वो हमने नहीं पढ़नी है, ठीक है। आगे बात से इतना आपने पढ़ना है बस, ठीक है। और ये याद रखना, ये वैल्यू बेस का क्वेश्चन बनेगा, कलर से एक वैल्यू बेस का क्वेश्चन जरूर आएगा आपको, ठीक है, क्लियर। इसके बाद एक और टॉपिक आपकी बुक में दिया है, दैट इज मेटल कार्बोनिल, ठीक है। ये मेटल कार्बोनिल शॉर्ट नोट में आ जाता है बच्चे क्वेश्चन, मेटल कार्बोनिल एक टॉपिक आपकी बुक में गिवन है, मेटल कार्बोनिल, ठीक है, मेटल कार्बोनिल। सो व्हाट इज मेटल कार्बोनिल? मेटल कार्बोनिल इज अ एग्जांपल ऑफ होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो टेल मी व्हाई इट इज कॉल्ड होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स? मेटल कार्बोनिल इज नोन एज अ होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, क्यों कहलाएगा? सेम टाइप ऑफ लिगेंड, इसमें एक तरह के लिगेंड प्रेजेंट है, ठीक है, एंड which ligand present is a which substance present as a ligand here? Carbonyl, ठीक है। so this is metal carbonyl, MCO5 6 जितने ligand present है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें कार्बोनिल एज अ लिगेंड होगा, मेटल कोई भी हो सकता है, आयरन, निकल, कोबाल्ट, बट कार्बोनिल एज अ लिगेंड प्रेजेंट होगा, ठीक है। दिस सिंपल कॉम्प्लेक्स of metal and carbonyl, so carbonyl present as a ligand here, ठीक है। this is example of simple complex है बच्चे, and it is example of homolaptic complex. why it is called homolaptic complex? क्योंकि एक ही तरह का ligand present है, ठीक है। कई बार बच्चे MCQ में ना शेप पूछ लेते हैं, ठीक है। ऐसे अगर 5 है तो शेप क्या होगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन sp3 याद रखना, ये MCQ में क्वेश्चन आ जाता है, सीधी सी बात, जो आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ा था पिछले साल, वही कंसेप्ट है। अगर सेंट्रोइड के आगे 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो शेप क्या होगी? ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। और अगर 4 है तो टेट्राहेड्रल भी हो सकती है, स्क्वायर प्लेनर भी हो सकती है, ठीक है, क्लियर। अगर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, MCQ में कई बार पूछ लेते हैं ये, ठीक है। बट इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की खास बात क्या है जिससे क्वेश्चन बनता है, वो है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, ये इंपॉर्टेंट है वैसे, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, ओके, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, दिस इज द कंपाउंड व्हिच कंटेन बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ओके, दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ कंपाउंड व्हिच कंटेन बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ये MCQ का क्वेश्चन है। मेटल कार्बोनिल ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें दोनों तरह की बॉन्डिंग है, सिग्मा एज वेल एज पाई बॉन्ड, क्लियर। तो याद रखना, दिस वन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको आएगा एक्सप्लेन करने के लिए कि एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, ओके, एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। सो मेटल कार्बोनिल इज एग्जांपल इन व्हिच बोथ सिग्मा एज वेल एज पाई बॉन्ड प्रेजेंट, दोनों बॉन्ड प्रेजेंट है, सिग्मा और पाई बॉन्ड, ठीक है। मेटल कार्बोनिल जो है ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें दोनों तरह की बॉन्डिंग होती है, सिग्मा बॉन्डिंग एंड pi bonding, clear? So we will explain the bonding in metal carbonyl, okay. First I will explain sigma bonding in metal carbonyl, how sigma bonding will form between metal and ligand, okay. So first note down sigma bonding बनेगी ligand to metal, ठीक है। So why this bonding is from ligand to metal? Because ligand के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन देने के लिए है ना, बस ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको? सेंट्रल एटम को, ठीक है, क्लियर। जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा इससे, ठीक है, इस तरह से ये मेटल, ठीक है। और इसमें लिगेंड क्या है? कार्बोनिल है, कार्बोनिल है लिगेंड, उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। दिस इज कार्बोनिल, मेटल एंड कार्बोनिल। तो यहाँ पे जो कार्बोनिल है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको देगा? मेटल को, और ये हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे, ठीक है। और अगर हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे तो क्या बन जाएगा? सिग्मा बॉन्ड बचे, ठीक है, हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं, लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन मेटल को देगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लिगेंड टू मेटल बॉन्डिंग, ठीक है। इस करके इसको लिगेंड टू मेटल बॉन्डिंग कहते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से ओवरलैप रीजन को इस तरह से शो करना, ये दोनों आपस में ओवरलैप कर जाएंगे,
ठीक है, और ये कौन सा बॉन्ड बना लेंगे, सिग्मा बॉन्ड, तो हम सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, इस तरह से आप ओवरलैप रीजन शो करोगे, ये सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, ये दोनों रीजन आपस में ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है। एंड लिगेंड क्या करता है, मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है, और क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, एटम फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। तो याद रखना बच्चे, मेटल कार्बोनिल इज एग्जांपल इन व्हिच बोथ सिग्मा एज वेल एज पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट, ठीक है, दोनों बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो लिगेंड है वो किसको इलेक्ट्रॉन देगा, मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, और दोनों क्या करेंगे, ओवरलैप करके क्या बना लेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। एंड दूसरा जो है वो है लिगेंड टू मेटल, यानी लिगेंड जो है, जो इलेक्ट्रॉन इसको मिला है ना, इसको बैक बॉन्डिंग भी कहते हैं, ये दोबारा वापस देना शुरू करेगा इसको, जो इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए ना वापस मेटल को देना शुरू करता है, इसको बैक बॉन्डिंग भी कहते हैं, ठीक है, इट्स कॉल्ड बैक बॉन्डिंग, रिपेल करना शुरू कर देता है इलेक्ट्रॉन को ये, ठीक है, क्लियर, ओके बच्चे। डेफिशिएंट है, वेकेंट ऑर्बिटल है, दैट्स व्हाई इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बट ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो रिपेल करना शुरू कर देता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ले क्यों रहा है, क्योंकि उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, ठीक है, स्टेबल होने के लिए वो कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है, बट क्योंकि रिपल्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक, हमने क्या माना है कि लिगेंड क्या, पॉइंट चार्ज, वो रिपेल करना है, साथ में रिपल्शन भी होगी, तो जो इलेक्ट्रॉन मिले हैं लिगेंड को, वो लिगेंड से मेटल को वो वापस किसको देना शुरू करेगा, सॉरी यहाँ पे मेटल टू लिगेंड, मेटल दोबारा लिगेंड को वापस देना शुरू करेगा, और वो साइड वाइज ओवरलैप करेगा, ओवरलैप साइड वाइज लाइक दिस, इस तरह से साइड वाइज ओवरलैप करेगा, ठीक है, ये साइड वाइज ओवरलैप कर जाएगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से साइड वाइज ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है, ये इस तरह से साइड वाइज ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है, दे विल ओवरलैप साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो कौन सा बॉन्ड बन जाएगा भाई, पाई बॉन्ड, ठीक है। तो याद रखना है इसको बैक बॉन्डिंग भी कहते हैं, ठीक है, जो मेटल ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है वो वापस लिगेंड को देना शुरू करेगा, ठीक है, क्लियर, और साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा, ठीक है, और वैसे लिगेंड टू मेटल, यानी ਇੱਥੇ लिगेंड इलेक्ट्रॉन दे रहा है मेटल ਨੂੰ, ਇੱਥੇ उल्टा हो रहा है, मैं ही कह रहा कि मेटल ਨੂੰ जो इलेक्ट्रॉन मिले वापस लिगेंड को देना शुरू कर देता है, ठीक है, दोबारा उसने वापस देना शुरू कर दिया उसको, ठीक है, L फॉर लिगेंड, M फॉर मेटल, यहाँ मेटल टू लिगेंड है, याद रखना ये मेटल टू लिगेंड, ये बैक बॉन्डिंग है, यानी जो इसको इलेक्ट्रॉन मिले वापस उसने देना शुरू कर दिया उसको, ठीक है, और ये ओवरलैप कर जाएगा इस तरह से, ठीक है, और एक पाई बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, इस तरह से पाई बॉन्ड बना लेता है, ठीक है, फुल फॉर्म पाई बॉन्ड, यहाँ से ये फाइनल ऐसे लिख दिया, ठीक है, ओवरलैप कर जाएगा, मतलब वो सेम रीजन ये ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो याद रखना बच्चे, एमसीक्यू में आता है क्वेश्चन, ठीक है, कि मेटल कार्बोनेट कंटेन टू टाइप ऑफ बॉन्डिंग, पाई एज वेल एज सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा, व्हेन मेटल इन लिगेंड गिव इलेक्ट्रॉन टू मेटल, सो देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन लिगेंड टू मेटल, ठीक है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे और सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। व्हाइल इन अदर केस जो इलेक्ट्रॉन मेटल को मिले हैं वो दोबारा लिगेंड को वापस करना शुरू करेगा, आल्सो कंसीडर्ड एज अ बैक बॉन्डिंग, ठीक है, और पाई बॉन्ड बना लेता है, ठीक है, क्लियर। तो ये क्वेश्चन ही आता अगर आया इससे, टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनेट, ठीक है, एंड रिमेंबर इट इज एग्जांपल ऑफ होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, ओके, इट हैज टू टाइप ऑफ बॉन्डिंग, सिग्मा एज वेल एज पाई बॉन्डिंग, ठीक है, सिग्मा और पाई बॉन्डिंग होती है इसमें, इट हैज टू टाइप ऑफ बॉन्डिंग, सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग, क्लियर, ओके। देन मुझे अगर कभी आपको क्वेश्चन, वैसे अभी इस बुक में जो नई बुक है इसमें टॉपिक नहीं दिया हुआ, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, अगर ये क्वेश्चन आ गया ना कि विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज स्टेबल, तो आपने ये देखना है किसके साथ बाइडेंटेड और टेट्राडेंटेड लिगेंड लगे हैं, ठीक है, जितना चिलेटिंग इफेक्ट होगा उतना लिगेंड क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, डेंटिसिटी के ऊपर डिपेंड करेगी स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ऐसे EN क्या है, बाइडेंटेड है ना, इसका मतलब दो साइड से वो सेंटर एटम के साथ जुड़ेगा, दो हेड मतलब डोनर एटम है उसके पास,
तो कंबाइनली 2 डोनर एटम के साथ कंबाइन करेंगे, और जो टेट्राडेंटेड है वो कितने साथ जुड़ेगा, 4 के साथ। टेट्रा मींस 4, ठीक है। तो याद रखना हमें चिलेटिंग इफेक्ट, या जितना लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग चिलेटिंग इफेक्ट इम्पार्ट करेगा कॉम्प्लेक्स के ऊपर, उतना कॉम्प्लेक्स क्या होगा, स्टेबल होगा। एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है बच्चे कि कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, चिलेटिंग इफेक्ट एंड प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, ठीक है। ये आपको एमसीक्यू में आई थिंक मैंने क्वेश्चन दिया भी था कि कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है, जो आपको मैंने शीट भेजी थी उसमें क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो याद रखना इसमें ईयर लगा हुआ है, ऑक्सलेट लगा हुआ है या ईडीटीए लगा हुआ है, ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि चिलेटिंग इफेक्ट इम्पार्ट करते हैं, ठीक है, क्लियर। एंड लास्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर से, दैट इज यूजेस ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कि जो आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ रहे हैं उनके यूज क्या है, बच्चे कहाँ यूज होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। व्हाट आर द यूजेस ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड यूजेस, तो भी एमसीक्यू के क्वेश्चंस बनने हैं, समझ आ गई गल, इसका कि यूजेस भी छड़ने नहीं, यूजेस पढ़ने हैं, एमसीक्यू के क्वेश्चंस बन जाते हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है, क्लियर। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है बच्चे, EDTA, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसिडिक एसिड। सो व्हाट इज द यूज ऑफ EDTA? EDTA कहाँ यूज होता है, व्हाट इज यूज, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन ही आ गया कि व्हाट इज द यूज ऑफ EDTA, ठीक है। आपने हेडिंग डाल देनी एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स इज EDTA, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसिडिक एसिड। सो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, EDTA कॉम्प्लेक्स का यूज क्या है बच्चे, टू एस्टिमेट हार्डनेस, हार्डनेस एस्टिमेट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। EDTA कॉम्प्लेक्स इज यूजेबल टू एस्टिमेट हार्डनेस, हार्डनेस एस्टिमेट करता है ये, क्योंकि हार्डनेस कौन से सॉल्ट इम्पार्ट करते हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है EDTA, ठीक है। और जब ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है, वहां पे एंड पॉइंट आता है, ठीक है, क्लियर, आपको पता लग जाएगा, फिर कैलकुलेशन करते हैं बच्चे बाद में। तो आपने केवल इतना याद रखना है कि EDTA कहाँ यूज होगा, फॉर एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस। कैसे एस्टिमेट करना है वो नहीं पढ़ना हमने, ठीक है, वो आपने 11th में ऑलरेडी अगर प्रोजेक्ट किया होगा उसमें था आपको एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस। टाइट्रेशन है इसका एक्चुअली, टाइट्रेशन के थ्रू वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ पे एंड पॉइंट आता है, वो जहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना लेता है वहाँ पे एंड पॉइंट आता है, फिर उसका वॉल्यूम मेजर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इतना याद रखना है, इट इज यूजेबल टू एस्टिमेट हार्डनेस, EDTA, क्लियर, ओके। सेकेंड यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज इन मेटलर्जी, मेटलर्जी में यूज होता है, ठीक है, इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटलर्जी में यूज होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल लाइक गोल्ड सिल्वर, ठीक है। तो वहाँ पे गोल्ड और सिल्वर के कॉम्प्लेक्स यूज होते हैं फॉर मेटलर्जी एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ठीक है, मेटलर्जी, ठीक है। मेटलर्जी बेसिकली इन एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड सिल्वर, ठीक है, वहाँ पे यूज होता है, क्लियर, गोल्ड का कॉम्प्लेक्स या सिल्वर का कॉम्प्लेक्स यूज होता है एस्टिमेशन में, ठीक है, क्लियर बच्चे। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंस है बायोलॉजिकल सिस्टम में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बायोलॉजिकल सिस्टम इन प्लांट एज वेल एज एनिमल, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बायोलॉजिकल सिस्टम, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बायोलॉजिकल सिस्टम। थर्ड एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बायोलॉजिकल सिस्टम लाइक hemoglobin, hemoglobin is a complex of iron, iron का complex है वैसे, hemoglobin is a complex of iron, okay, hemoglobin is a complex of iron, iron का complex, ठीक है। chlorophyll, it is also a complex compound, and chlorophyll is a complex of magnesium, magnesium का complex है, Mg, chlorophyll is a complex of magnesium, magnesium का complex है, chlorophyll is a complex of magnesium, ठीक है। क्लोरोफिल की इंपॉर्टेंस बताई है भाई, ठीक है, क्लियर। एंड थर्ड कॉम्प्लेक्स इज विटामिन B12, ये पढ़ना है आपने बायोमोलिक्यूल में, विटामिन B12, ये बायोमोलिक्यूल, हाँ जी हम पढ़ना है आपने बायोमोलिक्यूल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर है, हाँ जी बायोमोलिक्यूल है। और बायोमोलिक्यूल से पिछले साल 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया था बायोमोलिक्यूल से, इतना सौखा जब 8 नंबर और उच्च सौखा आया, और बच्चे ने कितना ही नहीं चैप्टर हो, 8 नंबर का क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल तो आया बच्चे। उसमें ऐसे टॉपिक है ना जो आते ही आते हैं, मैं आपको बता दूंगी वो क्वेश्चन, अभी मैंने दिव्यांश को टिक किए हैं वो क्वेश्चन, और उसे पूछ लेना वो क्वेश्चन आएंगे कि नहीं,
ठीक है। पेपर मतलब 6 नंबर तो 8 नंबर कर दिया अच्छा 6 to 8 मार्क्स एक पिछले से पिछले साल 8 नंबर का क्वेश्चन केवल बायोमोलिकुल्स आया, क्योंकि बच्चे होन ऐदा आया कि मतलब ऐसा नहीं है कि पहले इससे पहले क्या था, चैप्टर डिवाइड थे किस चैप्टर से कितने नंबर का। अब क्या है, ऐसे सीधे उन्होंने डाला हुआ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 37 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। आपको पता नहीं है ना किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आना है, समझ आ गई बात। सीधे कह दिया कि ऑर्गेनिक 37, आप ये नहीं कह सकते इस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये क्लियर है ही नहीं है। या आपको कह दिया कि फिजिकल केमिस्ट्री से मान लो 14 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, तो फिजिकल केमिस्ट्री की कौन कौन चैप्टर है, इलेक्ट्रो, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, एंड सॉल्यूशन, ठीक है, ये फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर है। फिर कह दिया कि 20 मार्क्स का आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आना है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 चैप्टर है, डीएनएफ एंड कोऑर्डिनेशन। आपको ये नहीं पता है ना कि किस चैप्टर से कौन सा आना है, इस करके मैं कहती हूँ कि हर एक चीज़ पढ़ो। हाँ अद्धा 8 नंबर, एक क्वेश्चन 8 नंबर नहीं टोटल, ठीक है, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा वेटेज एक्चुअली बताऊँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा वेटेज है एल्डिहाइड कीटोन की, ठीक है, उससे 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और सबसे टफ चैप्टर है, उसकी रिएक्शंस बड़ी। आपको मैं बता दूँ पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप रिएक्शंस काउंट करोगे ना, नेम रिएक्शन पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 20 to 20 नेम रिएक्शन होंगी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 20 ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन है जिसको आपको याद करना पड़ेगा। नेम रिएक्शन, ठीक है, नेम रिएक्शंस हैं, ठीक है, जो शॉर्ट नोट में आ जाएंगी, ठीक है, या कन्वर्जन्स में आ जाएंगी। और एक तरह के क्वेश्चन नहीं आते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए आ गई, कन्वर्जन्स आ गई, ठीक है, शॉर्ट नोट आ गया अलग, या इसमें कौन सा रिएजेंट यूज होता है, ठीक है, बहुत वास्ट है, ठीक है। इस करके आपने ये याद रखना है, चाहे ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो इनऑर्गेनिक, एक एक चीज़ ध्यान रखा करो, ठीक है। आगे बात समझ में, एक एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, आगे बात समझ में, ठीक है, क्लियर। और बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस तरह से करवा देनी है ना, आपको क्वेश्चन भूलेगा ही नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं भूलेगा, ठीक है। आगे कल समझ, एक भी क्वेश्चन नहीं भूलने वाला, इस तरह से करवा देनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा नेक्स्ट एप्लीकेशन देख लो, और इसके इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है बच्चे इन कैंसर ट्रीटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज इन कैंसर ट्रीटमेंट। तो कैंसर ट्रीटमेंट में कौन सा कॉम्प्लेक्स यूज होता है, सिस्प्लैटिन, इंपॉर्टेंट है ये एमसीक्यू के लिए, सिस्प्लैटिन, प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स है सिस्प्लैटिन, ये कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है सिस्प्लैटिन, ठीक है, सिस्प्लैटिन ये कॉम्प्लेक्स यूज होता है फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, ठीक है। अच्छा इसके अलावा कॉम्प्लेक्स और कहाँ यूज होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, कौन सा कॉम्प्लेक्स यूज होता है पता है, सिल्वर कॉम्प्लेक्स, सिल्वर का कॉम्प्लेक्स यूज होता है, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी सिल्वर का कॉम्प्लेक्स यूज होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑफ सिल्वर, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है कॉम्प्लेक्स ऑफ सिल्वर। ये सारे एमसीक्यू के क्वेश्चन है बच्चे, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, ठीक है। सिल्वर का कॉम्प्लेक्स यूज होगा इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ठीक है। एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी लिख लेना बच्चे लास्ट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी कॉम्प्लेक्स यूज होते हैं, ठीक है। लाइक इफ यू वांट टू इलेक्ट्रोप्लेट कॉपर देन यू विल यूज कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉपर, कॉपर का कॉम्प्लेक्स यूज होगा। अगर आप सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हो तो सिल्वर का कॉम्प्लेक्स यूज करते हैं, सिल्वर आर्जेंटो साइनाइड, ठीक है, क्लियर। सिल्वर के लिए सिल्वर का कॉम्प्लेक्स यूज होता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन से भी क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, आगे बात समझ लें, ठीक है। और याद रखना स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स किसके ऊपर डिपेंड करेगी, लिगेंड, ठीक है। या एक और चीज़ याद रखना, सेंटर एटम और लिगेंड में कितना स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, ठीक है, क्लियर। और इसको आइडेंटिफाई करते हैं विद हेल्प ऑफ स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स, के की वैल्यू, के क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, इनवर्स रिलेशन होगा, ठीक है। के डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है ना बच्चे, ठीक है, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। एंड स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स सीधे डिपेंड करती है लिगेंड के ऊपर, लिगेंड कितना स्ट्रॉन्गली अटैच्ड है, ठीक है भाई, क्लियर। तो बच्चे इस जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चैप्टर है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हैं वो पॉलीमर्स, आइसोमराइजेशन, सॉरी
ठीक है, आइसोमराइजेशन, देन आईयूपैक नेमिंग एंड वीबीडी थ्योरी, ये 3 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीबीडी थ्योरी से एक क्वेश्चन आना है, ठीक है, आइसोमराइजेशन, ठीक है, एंड आईयूपैक नेमिंग, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, क्लियर, ओके। एंड कलर फॉर्मेशन वाला जो अभी कंसेप्ट बताया उससे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। बाकी एमसीक्यू क्वेश्चंस बनने हैं वैसे, ठीक है, एम्पीडेंटेड लिगेंड क्या होता है, ठीक है, एमसीक्यू का क्वेश्चन है। मोनोडेंटेड की एग्जांपल क्या है, सिलेटिंग इफेक्ट कौन इम्पार्ट करेगा, ठीक है, क्लियर, कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करना, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। और अभी जो टॉपिक करवाए हैं आपको एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, वहाँ से भी एमसीक्यू क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, क्लियर। तो अगर कोई डाउट होगा आपको तो आप मंडे पूछ सकते हो, बिकॉज ऑन ट्यूसडे आई विल टेक टेस्ट ऑफ दिस चैप्टर। ट्यूसडे जैसे मैंने इस करके आपको एक दिन छोड़ दिए कि आप मंडे डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है, मैंने ट्यूसडे टेस्ट लेना है। नहीं नहीं बच्चे, वेडनेसडे में नया चैप्टर शुरू करना है, ठीक है, मैं फिर 2 दिन मेरे खराब होंगे, ठीक है। हाँ हेलो हेलो अरेंज शुरू करना है, ठीक है। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ आपको करने के लिए, समझ में आ गई, बैठ जाए, अभी टाइम